मैं हूं डॉक्टर खलील, प्राइम इंस्टीट्यूट की वीडियो सीरीज़ मुकालमा सबके साथ का होस्ट। और आज हमारे गेस्ट हैं ज़फ़र यू अहमद। ज़फ़र साहब जो हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर से वाबस्ता हैं, कंसल्टेंट हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं। और ज़फ़र साहब के ओपेड भी जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया होते रहते हैं। और ज़फ़र साहब का जो एक अहम जो तारुफ़ है वो है उनकी किताब जो शाया हुई है, इसे आप कह लें कि एक मैनुअल है, एक प्राइमर है। और ये इसका मैं आपके सामने आपको दिखाता भी हूँ। ये किताब, इसका नाम है पाकिस्तान प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी रीडिफाइंड और हाउ टू फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस एंड विन ओवर सिटीजन्स। तो ये नाम है इसका और ये है किताब, ये आप देखिए इसको। और इसका जो लास्ट जो सब टाइटल है जो मैंने पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे और यहीं से हम बात शुरू करेंगे। हाउ टू फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस एंड विन ओवर सिटीजन्स। तो ज़फ़र साहब वेलकम टू द प्राइम इंस्टीट्यूट वीडियो सीरीज़ मुकालमा सबके साथ में। तो ये जो आपकी किताब है, जो एक मैनुअल है, ये मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपने मतलब यू आर एड्रेसिंग टू द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, हाउ टू फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस एंड विन ओवर द सिटीजन। तो क्या ऐसा ही है या इसके एड्रेसी और लोग भी हैं? जी शुक्रिया खलील साहब। ये मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की हुई हैं। जी जी। मैंने एक्चुअली ये लिखी थी इस हिसाब से कि ये ज़्यादा पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जी, था। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जैसे मैं आपसे पहले भी बात हो रही थी कि पॉलिटिशियंस वो मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हो जाते हैं या एक मिनिस्ट्री में होते हैं, फिर दूसरी में होते हैं, तीसरी में होते हैं, तो उन्हें ना उस मिनिस्ट्री का कुछ ज़्यादा मालूम होता है ना उसका होता है। तो इसका मकसद ये था कि बहुत इजी टू रीड चैप्टर्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स पे। जी जी। जैसे मतलब एजुकेशन का अलग है, हेल्थ का अलग है, गवर्नेंस पे अलग है, एग्रीकल्चर पे। जी। तो मेरा मकसद ये था कि जो चाहे या कोई नेशनल असेंबली में कोई जैसे कमेटी मीटिंग्स होती हैं, तो उस पर अगर प्रिपेयर होना कोई चाहे तो वो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ ले जो रेलेवेंट है और वो मतलब काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। अच्छा। तो इस हिसाब से तो इट्स जनरली मेंट फॉर द पॉलिटिशियंस और उनकी एक तरह से एजुकेशन भी करती है ये। जी जी। और दूसरे मतलब एकेडमिक्स भी इंटरेस्टेड, उनके लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अच्छा। ब्यूरोक्रेट्स मेरे ख्याल है कम ही पढ़ते हैं किताबें, तो वो तो पढ़े लिखे, उनके लिए वो तो पढ़े लिखे होते हैं ना, अकले कुल होते हैं। जी जी। तो आज जैसे आपने मुझसे पहले प्राइवेटाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे जी। तो मैं उस पर फोकस कर लेता हूँ। अच्छा ज़बरदस्त, अब थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे जाने से पहले अगर हम आपकी ये जो किताब है, जो मैनुअल ये है, अच्छा जो अभी आपने बात की, एक चले पॉलिटिशियंस हो गए इसके जो मतलब जनरली उनको ज़्यादा फोकस उन पे उनको एड्रेस कर रही है। और एक चीज़ जो और कहा जा सकती है, जो पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं, ये उनके लिए भी है और मीडिया के लिए भी। अच्छा जी जी, जो सही, जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सेक्टर्स को, गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को जो लोग कवर कर रहे हैं, वो भी जो कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनके लिए भी है एक तरह से। हाँ जी। अच्छा ज़फर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर आप इस किताब का भी एक इंट्रो थोड़ा सा दे सकते हैं हमें कुछ, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस की, उनके बारे में कुछ। मैंने शुरू ऐसे किया है कि पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है कि कोई भी जो मुल्क होता है तो उसके क्या गोल्स होते हैं और वो पब्लिक पॉलिसी किस तरह बननी चाहिए। अच्छा। जैसे मेरे ख्याल में कि वो बहुत उसमें ज़रूरी है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाए वो लोगों की कंडीशंस जाने। अच्छा। और हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ दफ़ा लोग जहाज़ से आ जाते हैं और वो
यहाँ की कंडीशंस को भी नहीं जानते। बाहर तो से मतलब जो बुलाए जाते हैं, कल्चर हाँ। और उसमें और जो को वैल्यूज होती हैं हम- किसी भी हाँ जी। वो भी आनी जी, जी। चाहिए। जफर साहब बिल्कुल नाम ले सकते हैं, मोइन जी। कुरैशी को बुलाया गया बाहर से, शौकत अजीज को बुलाया गया बाहर से, और भी लोग आते हैं। अच्छा, ये तो बड़े बड़े नाम है ना जिनको बुला के वजीर आजम बना दिया गया, जी। बल्कि और भी हैं बहुत सारे लेवल्स पे जी। जो लोग बुलाए जाते हैं और बाहर से, आईडी क्योंकि कार्ड बाद में बनता है वो। जी जी बिल्कुल, ये भी आईडी कार्ड बनने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनको पाकिस्तानी बनाया गया है ना। जी। और अच्छा, ये सिर्फ मिलिट्री गवर्नमेंट्स नहीं करती, हमारे जी। दूसरे पॉलिटिशियंस भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो इंट्रोडक्शन से फिर वो गवर्नेंस पे मैंने थोड़ी बात अच्छा। की है। बहुत सी मतलब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे जी। ख्याल में इस किताब से जो अक्स होती है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी ज़माने में मिस्ट्री होता होगा, अब ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि ये कैसे होता है। ठीक। ज़्यादातर मतलब चीज़ें कॉमन सेंस की बात हैं, उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। कोई कहीं बाहर से किसी को आके कोई फॉर्मूला नहीं देना है, किसी बड़े इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है। मेरे ख्याल में इकोनॉमिस्ट को यहाँ मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनका रोल ज़्यादा टेक्निकल स्पेशलिस्ट होता है एज अगेंस्ट के वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो ज़्यादा लोगों की नीड्स और वगैरह उनको ज़्यादा ज़रूरी हैं, या वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनको होना चाहिए। और फिर चाहे कोई फाइनेंस स्पेशलिस्ट हो या इकोनॉमिस्ट हो या जो भी हो, वो ज़्यादा टेक्निकल इनपुट देते हैं जिसको सारी इनपुट लेके फिर पॉलिसी बननी चाहिए। नहीं, वैसे भी तो टेक्नोक्रेट्स के खाने में आते हैं ना, ये इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोग। जी। तो मतलब फिर ये गवर्नेंस पे एक चैप्टर है। अच्छा। जैसे कि मेरे ख्याल में कि ये अभी जो करंटली जो हमारे जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंस या शायद 5 हैं ऑफिशियली, मगर चार ही हैं। 4 तो प्रोविंस है ना, एक वो आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है और एक गिलगित बल्तिस्तान है। तो मगर बेसिकली ये एक तरह से लैंग्वेज और एथनिक बेसिस पे ही है, मतलब उनकी आइडेंटिटी। तो वो बहुत बेहतर होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविंसेस हों चाहे ज़्यादा हो जाएंगे वगैरह। फिर मतलब ये ज़बरदस्त साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। हम बजाय इसके कि एथनिक या लिंग्विस्टिक या किसी और बेसिस पे हम मज़ीद सूबे बनाने की बात करें, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात होती भी है, 2 सूबों की बात हो रही है अभी ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करें और उस बेसिस पे प्रोविंसेस बनाएं। या तकसीम हमने करनी तो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, और उससे ये जो लिंग्विस्टिक या एथनिक रिसेंटमेंट है ये ख़त्म भी हो, ये भी ख़त्म हो जाए। मगर इसका ये नहीं मतलब है कि वो 40 गवर्नर्स हाउस और चीफ मिनिस्टर्स का सेक्रेटेरिएट बने। मेरे ख्याल में जो अभी भी डीसी का ऑफिस होता है या एसी का, यही काफ़ी है। जो भी गवर्नर जितना प्रोविंशियल गवर्नर सेटअप अभी है, सिर्फ ये कि वो ऑटोनोमस हो जाएगी सेंस की। सही। फिर इसमें मैंने एग्रीकल्चर पे एक चैप्टर है। अच्छा। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे तेज़ जो प्रोग्रेस, अगर शॉर्ट टर्म देखें कि 3 साल में क्या आ सकता है, 3 साल में कोई इंडस्ट्रियल ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, मगर एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ सकती है। अच्छा। मेरे ख्याल में जो क्विकेस्ट वे है जो पाकिस्तान में, वो एग्रीकल्चर है जी, और दूसरी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक। और ये भी है कि एग्रीकल्चर जो है उसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होता है। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड है। जी। और अब पाकिस्तान का मसला ही एक्सपोर्ट है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, उसी से तो डिफ़ॉल्ट की बात होती है। रुपीज़ में तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, कम से ज़्यादा हम छाप देंगे और
वो ये पहले तो भी कर जब रहे हैं। फॉरेन हाँ जी। इंटरनेशनल करेंसी की बात आती है फिर डिफ़ॉल्ट का होता है। जी तो एग्रीकल्चर है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। जी इसमें मैंने आधा चैप्टर जो है वो वाटर पे लिखा है, इसलिए असल में चंद साल अच्छा, वाटर मैनेजमेंट जी। आपकी एग्रीकल्चर में। चंद साल पहले ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था कि वो डैम्स बनाने का अच्छा। वगैरह। जो वाटर हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनका टेक्निकली कहना ये है कि बड़ी डैम्स के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में जो वाटर है जो रेनफॉल से रिवर्स वगैरह से, वो जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है उससे तकरीबन जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मगर वो 40% से ज़्यादा नहीं है जो टोटल जो एनुअल रेनफॉल है जो पानी आता है हमारे जो वाटर फ्लो होती है। जी जी हाँ जी। और ऑफिशियल असल में ये होता है कि 90% वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, 90 से ज़्यादा। अच्छा। उसमें से आधा ज़ाया ही होता है या मतलब वो सही तरह यूटिलाइज नहीं होता। तो ये तो है ही नहीं कि हमारे पास पानी की कमी है। अच्छा। पानी को सिर्फ यूज़ अगर बेहतर करें तो वो डबल तकरीबन हो जाएगा जो है। अच्छा। और अगर वो एग्रीकल्चर में लॉसेस या वेस्टेज कम हो तो जो सिटीज़ में जो कमी होती है जो बड़ी सिटीज़ में कराची में खास तौर से वो तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए करंटली तो 100% में से 90% या उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे जाता है। अच्छा। 10% वो होता है वो इंडस्ट्री और सिटीज़ और सब चीज़ें मिला के। अगर एग्रीकल्चर में लॉस 50% नहीं हो उससे 10% भी कम हो जाए और वो दूसरी तरफ चला जाए पूरी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में पानी यूज़ होता है अगर उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट होगी तो पानी की कमी का मसला हल हो जाता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी पानी का भी, और हमारे पास बाकी जो बिजनेसेस हैं फैक्ट्रीज हैं उनके लिए भी पानी अवेलेबल होगी। बिल्कुल। हाँ ठीक सही। तो वो किसी इंस्टीट्यूट ने वो एक स्टडी कर ली थी कि 2025 में जी पाकिस्तान में डायर शॉर्टेज हो जाएगी। वो इस तरह के एक साल रह गया है उसमें। अच्छा। अभी तक तो कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ, वो डून शेयर्स पाकिस्तान में भी मौजूद है दुनिया की तरह जो बताते रहते हैं। हाँ जी। बड़ी वो गवर्नमेंट मेरे ख्याल गवर्नमेंट की एजेंसी ने किया था ये फोरकास्ट। और इंटरनेशनली भी यही बहुत हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो गया वगैरह। मैंने रिसेंटली आपसे भी शेयर किया था एक वो आर्टिकल जो मेरे ख्याल में ऐसी कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं, वो क्लाइमेट चेंज वाले ना उस पर हम करेंगे गुफ्तगू करेंगे पूरी फिर। तो फिर मतलब इस बुक में वो एजुकेशन हेल्थ वगैरह पे भी चैप्टर है। अच्छा। अलग अलग। जी जी। एजुकेशन में मैं थोड़ा सा बस कहूँगा कि मेरे ख्याल में कि जब प्राइमरी एजुकेशन हो तो उसमें 2-3 ट्रैक्स होने चाहिए। एक तो वो बिल्ट इन होना चाहिए कि जो लोग चाहें तो वो समझे क्लास 8 या क्लास 10 के बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाएं। अच्छा। बजाय कि वो फर्दर एजुकेशन के, जैसे कि और बहुत से मुल्कों में होता है। सही। मेरे ख्याल है जर्मनी वगैरह में। और ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो लोग आगे नहीं जा रहे पढ़ने वाले उनको लाइफ स्किल्स शुरू से सिखानी चाहिए। अच्छा। ताकि वो चाहे वो आगे नहीं पढ़ रहे हों मगर वो छोड़ दें जल्दी, मगर उन्हें लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए। अच्छा। लाइफ स्किल से मुराद आपकी मतलब जैसे कि लोग बहुत से होते हैं उन्हें बैंक अकाउंट नहीं खोलना आता या चेक बुक यूज़ नहीं करनी होती, या उन्हें कोई लीज रेंट लीज समझनी नहीं समझ में आती वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। एजुकेशन में जो एडवांस्ड मुल्क हैं
और ये प्राइवेटाइजेशन में भी मैं फिर से रिपीट करूँगा, जी जी, मगर इस हम एजुकेशन जी आ में जाओ। जो एडवांस मुल्क हैं वहाँ पे ये एक बेसिक नेसेसिटी समझी जाती है लोगों को नर्चर करना। इसलिए जो जनरल पॉपुलेशन है जी उनके लिए हमेशा पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है ये। सही। अगर वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ें तो प्राइवेट सेक्टर जो महंगे स्कूल्स होते हैं, अब समझे पाकिस्तान में अगर महंगा स्कूल है मुझे पता नहीं, सपोजिंग 40,000 रुपीज़ जी। पर मंथ है, जो बिल्कुल सस्ता होगा कम से कम रूरल एरियाज़ में, जो मुझे पता है वो तो थोड़े दिन तक तो वो 500 रुपीज़ हो सकता है उसकी। ऐसे ही, हाँ जी। अब जो 500 जो ले रहा हो स्कूल, वो कैसे फैसिलिटीज़ देगा जो 40,000 अ मंथ वाला स्कूल। जी बिल्कुल सही। उससे ये होता है कि जो लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन सही नहीं होती, सही। उन्हें नहीं मिलती। जी इसी तरह हेल्थ केयर में भी वही है। इसलिए जो एडवांस मुल्क हैं वहाँ हमेशा जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन, उससे आगे भी कॉलेज तक भी, सेकेंडरी तक या जो कॉलेज नहीं तक। कॉलेज अच्छा। तक भी, मगर अच्छा। स्कूलिंग तो ज़रूरी है। हाँ स्कूलिंग तो अच्छा मैं भी यही जी। समझ, मतलब मेरा भी यही है कि मतलब बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद समझे सेकेंडरी एजुकेशन तक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी। अच्छा वो स्टेज है जहाँ आप बच्चे को फील दे सकते हैं कि हाँ भाई ये मुल्क है, इसमें गवर्नमेंट है और जी। वो आपको इज्जत देती है, आपको स्टेटस देती है और आपको बराबर समझती है। जी। अच्छा वहीं से वो कॉन्फिडेंस उसमें पैदा होगा और वहीं से अगर आप कोई जज्बात पैसे पैदा करने चाहते हैं, सिर्फ नारे लगाने से हुब्बुल वतनी पैदा नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे फील होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ें दी जा रही, इतनी सहूलतें मुझे दी जा रही हैं। अच्छा देखें ना, मैंने ये महसूस किया है, मैं जाता रहा हूँ क्योंकि रिलेटेड रहा हूँ एजुकेशन से, मैं जो सरकारी स्कूल भी हैं प्राइवेट स्कूल भी हैं, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल और हत्ता के कॉलेजेस तक, वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जाते ही डिप्रेशन होने लगता है आदमी को। वो लगता है किसी पुराने ज़माने की किसी बिल्डिंग में आ गया है, लाइटें नहीं है, बैठने की सही जगह नहीं है, तो इन चीज़ों से क्या कॉन्फिडेंस उसमें पैदा होगा बच्चे में। बहरहाल ठीक है आपकी बात, वो फिर पीछे रह जाते हैं, फिर हाँ ये बिल्कुल इसीलिए पीछे रह जाएंगे वो, और परपेचुएटिंग साइकिल हो जाता है, रिवेंजफुल भी हो जाएंगे, उनमें एक इंतकामी जज्बा पैदा हो जाएगा। जी। और मतलब बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट होता है ना मुल्क में, कि जब तक लोगों पे इन्वेस्ट, ये एजुकेशन है या वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग है और हेल्थ केयर भी, उससे बच्चों को ऊपर लाते हैं। जी। तो स्टेट का मकसद ही ये है कि वो फैसिलिटीज़ दे लोगों को, नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। तो वो उन्हें नर्चर करती है, उन्हें आगे लाते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट होता है, उससे फिर इकोनॉमी भी बढ़ती है, हर चीज़ होती है। देखिए ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ केयर है, वो लोगों को देना है और सबको देना है, और एक यकसा मयार का देना है। जी जी। और अमीर लोग जो होते हैं, अगर जो एडवांस मुल्क में देखें तो वो प्राइवेट एजुकेशन करते हैं, ख़ासतौर से कॉलेजेस में, बाद स्कूल में भी, और ऐसे हेल्थ केयर में भी। अब उनका वो ऑप्शन है, वो उनके पास पैसे हैं, वो पे करें और वो जो भी फैसिलिटीज़ लेना चाहे। मगर बाकी लोगों को अगर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा तो प्राइवेट सेक्टर तो जितना चार्ज करेगा उतनी फैसिलिटी देगा, वो लॉस पे तो नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता ना, देखिए वो एज ए बिजनेस रन कर रहा है और वो लॉस में गया तो बंद हो जाएगा। तो मतलब एजुकेशन ऐसे ही, फिर वो हेल्थ पे चैप्टर है और फिर सोशल प्रोटेक्शन को भी कवर किया हुआ है, और उसमें लास्ट एक वो है फॉरेन असिस्टेंस पे। अच्छा। मैं खुद इसलिए कि मेरा दुखती रग है ये ना। जी। मैंने खुद भी बहुत काम किया है। मैं खास तौर से कंसल्टिंग में, जब ज़्यादातर फॉरेन एजेंसीज के लिए काम करते हैं, और मेरा तो फर्म बिलीफ है कि हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉरेन एजेंसी को कि यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे पास नेबरिंग, जो बड़ा नेबरिंग कंट्री है, वो तो बहुत सालों से वो अलाउ नहीं करते हैं इनमें से ज़्यादातर एजेंसीज़ को आने, और वहाँ के उनके लोग
नहीं जानते हमारे हालात से जैसे हम लोग जानते हैं। सेकेंडली उनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि जो वो आके बताएंगे जो हमारे पास नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट तो बहुत बदनाम है कि वो कैसे उनकी इनएफिशिएंसी कहें। मैंने जो देखा है ये फॉरेन एजेंसीज उससे ज़रा बेहतर नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है और जो उनकी कारकर्दगी है। मेरा खुद फोकस एक्चुअली कंसल्टिंग में है ज़्यादा स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और इवैल्यूएशन। और जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं वो खुद पे करती हैं अपना इवैल्यूएशन। मतलब जैसे मेरे जैसे इवैल्यूएटर्स इवैल्यूएटर से बहुत प्रेशर होता है। अगर उनको काम इनसे पेमेंट लेना है तो मतलब उनकी बुराई कर दें तो आपको अगली दफ़ा तो वो नहीं बुलाएंगे। सही। तो मतलब ये फॉरेन एजेंसीज जो हैं, मेरा फर्म बिलीफ है कि इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा आपने ये भी कहा कि फॉरेन एजेंसीज और फिर हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी या जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों इनएफिशिएंट हैं, लेवल के हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, और इसमें एक तो चीज़ क्लियर होगी ना कि असिस्टेंस तो चाहिए, लोन्स तो चाहिए हमें, लेकिन वो एडवाइस नहीं चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी कंसल्टेंसी नहीं चाहिए कि भाई क्या करें आप। अच्छा, मुझे इससे याद है कि चेक रिपब्लिक के जो थे डॉक्टर वैक्लव क्लास, और वो वेलवेट रेवोल्यूशन के लीडर भी रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है और वो बात यही है कि उनसे भी वर्ल्ड बैंक चाह रहा था, IMF चाह रहा था कि वो लोन ले हमसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी लोन दे दें बिल्कुल, बट आई वॉन्ट टेक हार्ड कैश फॉर हार्ड कैश और साथ इसके सॉफ्ट एडवाइस। हाँ, आई वॉन्ट गिव यू हार्ड कैश फॉर सॉफ्ट एडवाइस, इस तरह के वर्ड्स थे जी। करना ये मतलब उसका हल ये है जी कि खुद पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाएं और फिर अगर कोई फ्रेंडली कंट्री उस पे उसका कोई पार्ट फंड करना चाहती है तो वो करें, मगर जो हमने बनाई और स्ट्रेटजी अपनी पॉलिसी जो अपना प्लान बनाया हो, चाहे वो फेडरल हो प्रोविंशियल, उस पे जो फ्रेंडली कंट्री चाहे वो उस पे कोई पिक कर ले कोई एरिया कि हम ये फंड कर दें। और अगर उनकी कोई टेक्निकल ज़रूरत है तो उन्हें हायर करना चाहिए हम लोग को, और वो हमारी गवर्नमेंट को जो भी कंसर्न है उससे रिपोर्ट करें। और इवैल्यूएशन खुद करवाना चाहिए, इसलिए कि नहीं तो जो एजेंसी खुद काम कर रही है खुद ही इवैल्यूएशन भी फंड करती है तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब देखें ना, प्रिंसिपल जो है बड़ा क्लियर है और सब जानते हैं, थिंक लोकली जी, ये बड़ा ज़रूरी है इसमें ना। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के ये सारे जितने भी फॉरेन असिस्टेंस आती है, मुख्तलिफ इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बाहर के भी मुल्क बना के लाते हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि असल जो है शुरू यहाँ से होना चाहिए कि लोकली हम थिंक करें हमें क्या चॉइस चाहिए, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ सड़क की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर उनसे कहें कि भाई ये चीज़ें इसको आप फंड कर सकते हैं तो बताएं। जी, मैं मतलब देखिए ना, इसमें तो किया जा सकता है ना, बाकी आप टर्म्स कंडीशंस उनके साथ और तय कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो सारी स्ट्रैटेजी प्लान पूरा अपना पक्का करें जी, फिर उनसे कहें। इसलिए कि एज अ फॉर्मेलिटी तो अभी भी बहुत दफ़ा होता है, वो कहने को हो जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें इनवाइट किया ये करने को, असल में वो आइडिया भी उन्हीं का आया होता है और उन्होंने सारा किया होता है। और इसलिए कि मैं खुद उनके साथ उनकी टीम से मैंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे पता है कि वो बहुत साइड यहाँ तक कि एक बाज़ दफ़ा तो वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ होता और किसी ने उसका बजट भी बना लिया, अभी यही नहीं सोचा कि करना क्या है, तो बजट भी मतलब वो बना के साथ ले आया। तो मतलब उन्होंने वो प्री कंसीव्ड सारा वो होता है, बहुत साइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड। जी, तो मतलब ये टाइप चीज़ें इस किताब में कवर की हैं। अच्छा। और इसे लिखा बिल्कुल इस तरह से है कि बगैर कोई जार्गन इस्तेमाल किए हुए। ठीक। और जैसे शुरू में बात हो रही थी कि इसके जो टारगेट ऑडियंस है वो मेनली मैंने यही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या पब्लिक पॉलिसी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ईज़िली
जब उन्हें कोई चीज़ करनी हो जो भी रेलेवेंट चैप्टर है उसको कंसल्ट करके अच्छा और वो उस पर थोड़े अप टू डेट हो जाए। ठीक अब डेटा तो वो पुराना हो जाता है, मगर मतलब सही। ट्रेंड्स नॉर्मली हमारे यहाँ सही है। इतनी जल्दी बदलती भी नहीं है। जी सही है। तो अच्छा ये तो हो गई ज़फ़र साहब एक फ्रेमवर्क समझें आपकी इस किताब का आपने जो छोटा एक मुख्तसर सा इंट्रो दिया है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो एक फ्रेमवर्क पॉलिसी का फ्रेमवर्क भी बन जाता है और एक पूरी स्ट्रेटजी सामने आ जाती है। अच्छा इस पूरे फ्रेमवर्क में अगर आप रख के देखें कि 200 से ज़्यादा SOEs गवर्नमेंट के पास हैं, अच्छा वो कोशिश ये होती रहती है कि इनको हम किसी तरह सही कर लें, इनको एफिशिएंट चला लें, इनको ये कर दें, इनको वो कर दें, तो क्या इस फ्रेमवर्क के जो अभी फ्रेमवर्क मौजूद है तो क्या उसके अंदर रहते हुए ये चल सकती हैं एफिशिएंटली? मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही ये नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो नहीं चल सकती मोस्ट प्रॉब्ली, जी मगर इस पे मैं जैसे देखता हूँ कि अगर उसका कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये देखें तो फिर बहुत वो मेरे ख्याल में बहुत साफ हो जाता है कि क्यों प्राइवेटाइज होना चाहिए अच्छा इनमें से, और बाज़ चीज़ों को क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर बेसिक्स पे से शुरू करें कि जो ये मुल्क या कोई भी मुल्क वो क्यों बनता है, मतलब लोग जमा होते हैं, पॉपुलेशन वो मुल्क इसलिए बनाते हैं फंडामेंटली कि उनका लोगों के वेलफेयर, उनका फ़ायदा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलें वगैरह वगैरह, मतलब ये मेन होता है। अब ज़ाहिर है अलग अलग मुल्क हैं, थोड़ा उनका सिक्योरिटी का भी उसमें आ जाता है, मगर मकसद होता है कि सबका मिलके वेलफेयर हो और जो कलेक्टिव बेनिफिट्स हैं कि सब साथ, हर घर अलग तो खुद तो नहीं कर सकता, स्टेट जो भी बेनिफिट दे वो सबके लिए होना जी। चाहिए। तो मतलब स्टेट बनाते ही हैं इसलिए लोग बनाते हैं जी। अब लोगों का उसमें अच्छा इन वेलफेयर से तो पहले ज़फ़र साहब आ जाती है ना बात कि सबसे पहले तो लोगों को अपने जानो माल की हिफाजत चाहिए है ना, जानो माल की हिफाजत चाहिए है, उनकी जो फ्रीडम्स या आज़ादियाँ या राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किए गए हैं उनकी एक तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और फिर एक जो है प्रॉम्प्ट और समझें कि महंगा और जस्टिस भी चाहिए है उन्हें, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है ना जी। तो इसलिए वो मतलब तो इसलिए लोग एक ऑर्गेनाइज मतलब वैसे तो एक केओस हो जाए तो वो एक फिर वो सिस्टम बनाते हैं, वो एक इंतज़ामिया बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है। उसका मकसद ये है कि वो फैसिलिटीज़ वगैरह रन करती है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करे और करे जो, और मुल्क का मतलब मकसद ये होता है कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच सकें। अब हर एक का इक्वल पोटेंशियल नहीं होता, किसी की कोई क्वालिटी होती है, किसी की कोई क्वालिटी, किसी का कुछ टैलेंट है जी, सब अपने टैलेंट, तो मगर होना मकसद ये होना चाहिए कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले कि वो अपने पोटेंशियल पे पहुंचे। सही। अच्छा ये ज़फ़र साहब थोड़ा सा मैं आप मुझे याद आ रहा है एक मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं इब्न बाजा जी। अच्छा बिल्कुल इस तरह की बात ना उन्होंने, और मेरा ख़्याल है क्या मुझे याद नहीं है उनका वो जो है पीरियड कौन सा है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बात उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का हुकूमत का मकसद ये है कि लोगों के जो मकासद हैं वो अपने मकासद तक की तकमील कर सकें, अपने मकासद को हासिल कर सकें, इसमें हेल्प आउट करना है गवर्नमेंट का मकसद। बिल्कुल, मतलब एसेंशियली ये है मेरे ख्याल में। वो बाकी चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह तो फिर उसको करने के लिए वो एक आती हैं, तो स्टेट मतलब का होना चाहिए कि वो ये फैसिलिटीज़ करे और वो नर्चर करती है लोगों को ताकि वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच सके। सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही वो रियलाइजेशन करें अपने पोटेंशियल की, जी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी वो सपोर्ट करना चाहिए। वो कई तरह से कर सकते हैं, उन्हें की तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है जी, फिर वो स्किल्स ट्रेनिंग के सेंटर्स बना सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड कर सकते हैं, कई तरह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और रूल्स बनाते हैं, कंपनीज एक्ट और ये वो इदारे, तो वो फैसिलिटेट करते हैं। जो सिटीजन्स हैं
वो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, कोई एग्रीकल्चर में, कोई सर्विसेज में, कोई इंडस्ट्री में, और जितना ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट होता है, जितनी इनकम होती है, उतना ही वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू टैक्सेस मुल्क के लिए, जिससे वो सर्विसेज होती हैं। तो एक तरह से ये रोल हो गए ना कि लोगों का तो ये हो गया कि वो ये प्राइवेट एंटरप्राइज करते हैं, जिसमें हर एक का फ़ायदा है कि उनका इनकम बढ़े, प्रॉफिट ज़्यादा तो उन्हें भी मिलेगी और वही कंट्रीब्यूट करेंगे मुल्क को, और फिर वो सर्विसेज और ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। मतलब अगर इस तरह देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि जो इंतज़ामिया है उसका रोल नहीं है कि वो खुद ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी खुद करने लगे। इसलिए कि ये तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना कि वो जो लोग उनको अर्न करके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये उन्हीं से compete करना शुरू कर दे स्टेट। उसमें फिर अगर जहाँ स्टेट करती भी है, अगर फॉर प्रॉफिट बिजनेस में स्टेट हो, उसमें ये हो जाता है कि स्टेट के पास कई एडवांटेजेस होते हैं जो कि जिसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। स्टेट के फंक्शनरीज के पास बहुत सी इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें 10 साल पहले पता होता है इधर से मेन रोड बनेगी, ये होगा, पहले से ज़मीनें ख़रीद लो। मतलब कई चीज़ें होती हैं। फिर वो सपोजिंग वो स्टेट कोई कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो वो मशीनरी किसी और चीज़ की ला के इधर इस्तेमाल कर देते हैं। अब प्राइवेट कोई कॉन्ट्रैक्ट ले तो वो या ख़रीदे या रेंट करे, तो वो compete इक्वली नहीं कर सकते हैं। स्टेट एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में होती है ना, तो वो लोगों के साथ compete कर ही नहीं सकती। अच्छा, एक पुरानी कहावत है हिंदी की ना कि वो राजा व्यापारी प्रजा भिखारी। सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस में आ जाएगी तो फिर दूसरे लोग बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरे लोग नहीं कर सके, और सेंस भी नहीं बनता कि लोगों ने वो इदारा बनाया, गवर्नमेंट बनाई, और वो उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो उन्हीं से मुकाबला करने लगे। सही। अच्छा, तो ये है। अब बाज़ चीज़ें हैं जिसमें कि स्टेट को करनी चाहिए, वो प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। वो ये जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि स्कूलिंग की, अगर जनरल पब्लिक के लिए प्राइवेट सेक्टर में हो तो प्राइवेट सेक्टर उतना ही चार्ज करेगा जितना लोग पे कर सकते हैं। अब जैसे वो मिसाल में दे रहा था कि अगर 500 रुपीज़ फीस चार्ज करेंगे वो, उसमें से अपना प्रॉफिट भी बनाएंगे। अब वो क्या फैसिलिटी वो दे ही नहीं सकते कि जो 40,000 रुपये जो स्कूल कर रहा हो, तो वो इक्वल नहीं वो बिल्कुल होता बहुत। इसलिए जो ऐसी लॉस मेकिंग चीज़ें होती हैं, या दूसरी मिसाल हो सकती है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कहीं दूर दराज समझे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, कोई छोटी कम्युनिटी है, अब वो 50 मील खाली ज़मीन में से गुजर के जाना है, या सड़क बनानी। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मगर हो सकता है स्टेट समझे कि ठीक है ये लॉस हम करेंगे इसलिए कि जो भी वहाँ पे बिजली पहुँचानी है या सड़क पहुँचानी। तो बाज़ चीज़ें हैं जो कि प्राइवेटाइज नहीं करनी चाहिए, वो मतलब उस हद तक स्टेट को रखना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो असेंशियल जो है ना नर्चरिंग लोगों की, कि उनकी एजुकेशन, स्किल्स ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन भी। सोशल प्रोटेक्शन से मतलब कि जैसे कि लोग इन बिटवीन जॉब्स हों और उनको रीट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, वो एक एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ के वो करें ताकि वो लोग फिर नए जॉब में और ज़्यादा अर्न कर सकें। अब ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत क्लियर हो जाता है कि जो सिवाय बात यही चीज़ों के जो कि नहीं करनी चाहिए, और अगर एडवांस मुल्कों से थोड़ा तो सीख सकते हैं। एक चीज़ तो है ना ज़फ़र साहब इसमें कि क्योंकि हमारी सोसाइटी जिस स्टेज पे है,
यकीनन हमें यहाँ पे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, स्टेट को ये चीज़ें करनी होंगी। लेकिन अगर सोसाइटी डेवलप हो जाती, तरक्की कर जाती है आगे जाके, और ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, तो यकीनन फिर स्टेट को निकल जाना होगा इन चीज़ों से। जैसे एडवांस्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं कुछ चीज़ों में स्टेट रह जाती है, मगर बेसिक हाँ में जी, फिर भी जी, होती है। अगर आप अमेरिका का भी देखें जी, तो जो स्कूल्स हैं और बल्कि यूनिवर्सिटीज़ जी, भी, जो जनरल पब्लिक के लिए अभी तक जो जी, हाई स्कूल तक वो तकरीबन 90% लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं। ऐसे ही वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका यूनिवर्सिटीज़ नाम ही भी हैं। होता है स्टेट हाँ जी, यूनिवर्सिटी, वो होती हैं, और भी जो कि गवर्नमेंट की जिसमें फंडिंग जी, होती है। अब वहाँ पे ये होता है, अगर अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ पे जो ज़्यादा वेल ऑफ लोग होते हैं उन वो लोग स्कूल्स भी, वहाँ ख़ास एकेडमीज़ हैं जो बहुत महंगे हैं, जो मतलब तकरीबन यूनिवर्सिटी लेवल के कॉस्ट होते हैं जी, कि साल का $50,000 स्कूल का। जी, जी, तो वो बहुत अमीर लोगों के बच्चे वहाँ जाते हैं। अच्छा, और उनको एडवांटेज मिलते ही होंगे कुछ। दूसरा ये है कि वो ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, उन्हें दूसरों से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होना होता। या वहाँ बाज़ कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, क्वेकर्स हैं वगैरह, हो सकता है उनके अपने स्कूल्स वो भेजें उस वजह से। बाकी को अभी तक इतना मतलब एडवांस्ड मुल्क है अमेरिका, मगर सारे स्टेट स्कूल्स होते हैं। अच्छा, और मतलब बेसिक लेवल पे आपके मगर प्राइमरी उनका सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसा होता है अच्छा, कि उन्हीं स्कूल्स में से जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो सारे वहीं जाते हैं, उन्हीं स्कूल्स में से पढ़ के। और अगर आप समझे यूके का एग्जांपल लें, वहाँ तो नेशनल हेल्थ है हमेशा से, और जो हर एक के लिए है, और उसका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड होता था, तो अब ज़रा डिक्लाइन हो रहा है। हाँ वही नहीं, मतलब अमेरिका में भी जो उनकी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है, ये स्टेट एजुकेशन है, उसमें भी आ रहे हैं कंसर्न्स, क्वालिटी की बात हो रही है। जैसे NHS जो यूके का हेल्थ सिस्टम है उसमें भी आ रहे हैं कि वो डिटीरियोरेट हो गई है उसकी सर्विसेज भी, क्वालिटी भी ना। हाँ जी, तो यकीनन इसको वो एड्रेस करेंगे। बाहर वहाँ की बात हम अपनी बात करते हैं, मगर मतलब उससे ये पता चलता है कि ये जो एसेंशियल्स हैं जी, जो जिसकी वजह से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो करंटली लो इनकम फैमिली से होते हैं या मिडिल इनकम, उन्हें वही अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि वहाँ किसी भी और को मिले आगे बढ़ने की। तो ये चीज़ें एक्सपेंस नहीं समझना चाहिए, या मतलब ये एक कॉस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है मुल्क में। इसी तरह से सोशल प्रोटेक्शन जो होता है कि जो लो इनकम फैमिलीज़ को अगर उन्हें न्यूट्रिशन भी फ्री देते हैं, जैसे अभी तक अमेरिका में भी जो स्कूल लंच वगैरह होता है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि सबको न्यूट्रिशन एक लेवल का कम से कम एक वक्त तो दिन में मिले। ये सारा वही है कि लोगों को नर्चर करके और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, और फिर जो जिसका टैलेंट है वो उस चीज़ में आगे आ जाए। और एक चीज़ ये भी कि मतलब लोगों को भी ये पता चलेगा, बच्चों के ज़हन में भी ये चीज़ पैदा होगी कि स्टेट उन्हें इक्वली ट्रीट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे थे, उसी से फिर लॉयल्टी होती है स्टेट में, बिल्कुल उसी से मोटिवेशन होता है, बजाय कि सब लोग सोचें कि बस मौका मिले तो मैं कहीं और जाऊं, जो हाल हमारे यहाँ हो चुका है जी प्रैक्टिकली जो जी। तो उससे बहुत से और नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान, और मतलब सिक्योरिटी का नुकसान होते हैं। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, ये असल में इन्वेस्टमेंट है, और ये इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, या फिर प्राइवेट सेक्टर को फंड करेंगे वो। हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर चलता रहे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपका ये मतलब? हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर तो ऑफर करता है, पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। ऐसे ही हेल्थ में भी है।
तो मतलब मेरे ख्याल में अगर इस तरह देखें ना कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत इजी है समझना कि बाज़ चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, बाकी जो हैं जिसमें कि वो प्राइवेट एंटरप्राइज से कंपटीशन स्टेट कर रही है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो उनका रोल ही नहीं है स्टेट का। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हाईली बाज़ दफ़ा ये मैं सुनता हूँ कि जो हाईली प्रॉफिटेबल स्टेट एंटरप्राइज हैं कि उन्हें तो नहीं प्राइवेटाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्हें भी कर देना चाहिए अगर वो इन लिमिटेड 2-4 चीज़ों में नहीं आती हों जिन्हें नहीं प्राइवेटाइज करना चाहिए। उन्हें हायर प्राइस पे प्राइवेटाइज करें, वो बहुत महंगा करें, बिल्कुल बिकेंगी वो तो जी, प्रॉफिटेबल है तो उनको तो हर कोई ख़रीदने पे तैयार होगा। और मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वो भी साफ क्लियर हो जाता है कि वो किस चीज़ को प्राइवेटाइज करना है। नहीं, ज़ाहिर है बाज़ डिफेंस की चीज़ें होती हैं उन्हें प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। सही। जो मैं अगर जब प्राइवेटाइज अज्यूमिंग कि प्राइवेटाइज हो गया और बड़ा वो ट्रांसपेरेंटली हो गया, तो उसमें थोड़ी सी मैं उससे ऐसे देखता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जी। जैसे एक नई बिगिनिंग हो सकती है। अच्छा। एक अपॉर्चुनिटी है कई चीज़ें उसमें बिल्ड इन करनी जो नॉर्मली जिसमें हम कमज़ोर हो जाते हैं। एक चीज़ जो ज़रूरी है कि एग्रीमेंट जिनसे भी करें, ख़ासतौर से अगर वो कोई फॉरेन बायर हो। अच्छा। या यहाँ के भी बड़े जो बिजनेसेस हैं, जब वो कोई चीज़ अगर ख़रीदें तो उसमें बिल्ट इन होना चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। कि अगर कोई बाहर से कोई भी प्लांट्स मंगाते हैं, मशीनरी मंगाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन के वक्त से ही लोकल इंजीनियर्स को, लोकल टेक्नीशियन, स्किल्ड वर्कर्स को इन्वॉल्व करें ताकि अगली दफ़ा फिर खुद करें। सही। तो एक तो ये चीज़ है कि ये बिल्ड इन करें। दूसरा, एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जानी चाहिए जी। मेरे ख्याल में ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें साथ साथ होंगी। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से ही होंगी वो जी। ये रिक्वायर जी, बिल्कुल सही है। ऐसे ही जो हर चीज़ पे एक्सपोर्ट नहीं अप्लाई होता, मगर जिस सेक्टर में एक्सपोर्ट हो सकता है जी, उसमें भी फिर इनके साथ ऐसी एग्रीमेंट करना चाहिए कि उनका मेन फोकस होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करें। अच्छा। मतलब जिस इंडस्ट्री पे वो अप्लाई होता है, बाज़ चीज़ें तो डोमेस्टिक वो होती हैं, इसलिए कि एक्सपोर्ट पे ही हमारा जो असली सारा मसला है आजकल, वो है कि एक्सपोर्ट जो है वो आधी से भी कम रह गई है इंपोर्ट के। फिर वो रेमिटेंसेस कुछ कवर कर लेती हैं, फिर पिछले साल तो वो रेमिटेंस मिला के फिर भी नहीं कवर होता। सारा मसला वही हो जाता है। फिर वो फॉरेन एजेंट्स, फिर वो हमें इंटरनेशनल करेंसी चाहिए होती है, फिर वो कहाँ से लें, फिर लोन लें, ये वो। अगर एक्सपोर्ट हो मतलब बेहतर हो जाए तो वो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा, ये जो फॉरेन लोन्स का। अच्छा जफर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना जो एक्सपोर्ट वाली बात है ना, हम बड़े शुरू से ये चलती आ रही है बात जी, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अच्छा, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल की है या दूसरी हैं, वो ग्रो नहीं कर सकी हैं। मैं तो टेक्सटाइल वालों को तो मैं टेक्सटाइल बेबी कहता हूँ ना, वो 70 साल बेबी है एक तरह से ना, बनी हुई है, वो ग्रो अप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो तरीका हो सकता है ना कि आप बिजनेसेस को लिबरलाइज़ कर दें, डीरेगुलेट कर दें। अच्छा, ये जो अब फॉरेन करेंसी का ख़ास तौर पे डॉलर की ये जो जिस तरह वो होती नहीं थी कहानियाँ, आदम बू, तो डॉलर बू करती फिरती है हुकूमत कि कहाँ है डॉलर, कहाँ से निकालने हम, ये छोड़ दें बिजनेसमैन पे। अच्छा, एक तो हो गया ना, गवर्नमेंट ने ठीक है जो लोन्स लिए वापस करने हैं, उनकी जो भी इंटरेस्ट की किस्तें वो वापस करनी है आपने, लेकिन बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट होनी हैं, अगर इन चीज़ों को ओपन कर दें, इकॉनमी को ओपन कर दें, तो ये ठीक है। जो ट्रेडर्स होंगे, जो इंपोर्टर्स हैं, उनका काम है, डॉलर ख़ुद वो कर लेंगे
अरेंज कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा कियोस पैदा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो ट्रैक पे आ जाएंगी। गवर्नमेंट का कंसर्न सिर्फ इतना रह जाए, फिर भी हमने लोन्स वापस करने, इंटरेस्ट वापस करना है, ये छोड़ देना बिजनेस। देखें ना, जब ये बात हमने उसूल बना लिया कि हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है, तो फिर हुकूमत का काम ये भी नहीं होना चाहिए कि जी अब सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो उसी को सपोर्ट करना आपका मकसद है। भाई जो एक बिजनेसमैन है वो ख़ुद देख लेंगे वो कि किस कंपटीशन में वो दुनिया के साथ आ सकते हैं, और वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे फिर। नहीं, बहुत ज़रूरी रेलेवेंट पॉइंट है जी। मेरे ख्याल में वो इसलिए ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए कि यहाँ पे जो बिज़नेस है ये मेरिट बेस्ड है ही नहीं। यहाँ के जो बिज़नेस है ये तो सारा नेटवर्किंग और ताल्लुकात पे होता है। अगर असल में कंपेटिटिव बिजनेस हो तो वो और बात होती है। यहाँ पे तो सब्सिडीज और कंसेशन पे चला जाता है, रेंट सीकर्स हैं और सब्सिडीज हैं। जी बिल्कुल। उस मैं तो आप भी अग्री करेंगे शायद कि सब्सिडी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि सब्सिडी कहाँ से आती है? वही जो दूसरे लोग अर्न करते हैं और वो अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं स्टेट को फैसिलिटीज देने के लिए। कंट्रीब्यूशन ही टैक्स लेती है ना, मतलब जेबों से निकालती है टैक्स। मतलब मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि वो कंट्रीब्यूट मर्जी का टैक्स निकालती है ना जी उनकी जेबों से। तो टैक्सेस या मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो यहीं लोगों के ही तो आते हैं जी। अब उसमें से जब सब्सिडी देते हैं तो अच्छा, अगर सब्सिडी हो सकता है बाज़ केसेस में हो सकता है, सपोजिंग कि गवर्नमेंट ने सोचा कि मिसाल के तौर पे कि AI बहुत ही ज़रूरी हो गया है तो इससे हमें प्रमोट करना है, तो हम इसको सब्सिडाइज करते हैं। अब उसके तरीके हो सकते हैं कि वो या तो यूनिवर्सिटीज़ को पे वो दें, पब्लिक सेक्टर, वो एक अलग बात है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर को सपोजिंग सब्सिडाइज कर रहे हैं ये सोच के कि भाई ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, उसमें फिर ये होना चाहिए कि भाई सब्सिडी तो आपने आवाम के पैसों से दी। जी बिल्कुल सही। जब प्रॉफिट बने तो वो उस एंटरप्राइज का तो कोई हक नहीं है उस पर, उतना ही प्रोपोर्शन चाहे स्टेट के थ्रू ही वापस जाए। सही। मगर जो सब्सिडी दी है, जो कंसेशन दिए हैं, उतना प्रोपोर्शनली जो वो शेयर होल्डर्स एक तरह से बन गया स्टेट उसमें। अच्छा। चाहे वो बिजनेस में मैनेजमेंट में नहीं हो, ठीक है, मगर जो आवाम के पैसे से उतने परसेंट या उतना पोर्शन एक तरह से पार्टनरशिप बन जाए स्टेट एक तरह से। इसलिए कि होता ये है कि ये सब्सिडी पे चलते हैं और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन यहाँ जो हैं जी, उसके बाद ये मैनेजमेंट एक तो ऐसे लैविशली अपने पे खर्च कर रहे होते हैं जैसे कि इन्होंने बड़ा कमाल किया, जबकि ये सब्सिडीज और कंसेशन पे चल रहे हैं। सही। इसी तरह वो फिर डिविडेंड दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को वगैरह, और जिनसे सब्सिडी ली, जो कंसेशन लिए, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा जब मतलब ये जो आपने बात की कि जैसे फर्ज करें AI है और इस पे सपोर्ट देनी है स्टेट ने, हाँ मिसाल मैंने भी वो मिसाल के तौर पे कि अच्छा बजाय इसके कि सब्सिडी दी जाए जिन लोगों ने AI पे रिसर्च करनी है बैठ के, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए। जी एक तरीका ये भी है ना स्टेट के पास। तो वो सब देखिए ना, सब्सिडी देना तो है कि आप बाकायदा लोगों के जो टैक्स मनी है, टैक्स का पैसा है, वो उनको दे रहे हैं, तो बजाय इसके आप उनको इंसेंटिवाइज कर दें। जैसे टैक्स एक तरह से हॉलीडे होती है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं उनके दी जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा लिमिटेड पीरियड तक नहीं, मैं अगर ज़्यादा कंसेशन दें जी, तो फिर एक तरह से ये स्टेट ने उसमें शेयर लिया ना, और ये तो नहीं होना चाहिए कि बाद में प्रॉफिट जो हो तो वो पूरा वो स्टेट को मिल गया और जो कंसेशन थे वगैरह वो हमने दूसरी तरफ से दिए। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप उन्हें इंसेंटिव्स देते हैं, और जब वो बिज़नेस चल जाता है और देखते हैं आपके भाई अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाते तो फिर आप समझते हैं कि हाँ भी ये टैक्सेबल हो गया है। हमारे यहाँ तो जैसे मेरा ख्याल है, हम किससे बात हो रही थी मेरी, तो वो ये भी था कि अच्छा आपने फ़र्ज़ करें को बिज़नेस शुरू कर दिया और अभी आपका पहला साल है, कोई प्रॉफिट हुआ भी नहीं है, तो वो टैक्स लेने वाले आप पहुँचते हैं पहले ही।
तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हाँ, हैं जो हाँ, एक तरह के हमारी जो पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस और जो टैक्स लॉज बनते हैं उनमें थोड़ा सा तो जहन और कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ना। वैसे तो मुझे यूँ लगता है कि हकीकत है कि जो लोग बैठ के फैसले कर रहे होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, उन्हें ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता। तो जो भी प्राइवेटाइज हो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो एक बहुत वीकनेस है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की कि वो एक तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लिंक नहीं होता। एक तो पहले तो वो इंस्टीट्यूशन भी कोई इतने ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, मगर जैसे भी हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो उनसे लिंक ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री का रहे। अगर इंडस्ट्री को फ़ायदा कम हो तो कम से कम उन्हें हो जाएगा। और इसी तरह वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग को भी डायरेक्ट ज़रूरी लिंक करना चाहिए इनसे। अच्छा। ताकि हमारे लोग अपग्रेड हो सकें। और जो लेबर है, लेबर को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह सिर्फ नहीं समझना चाहिए कि ये कैपिटल हो गया, ये लेबर हो गया, इस तरह। अच्छा। लेबर जो है वो तो सिटीजन्स ही हैं। अब सारा मुल्क ही बना है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, बिल्कुल, स्टेट फॉर द पीपल। जी। अब उसमें जो मेजॉरिटी सिटीजन्स हैं वो या लो इनकम है या मिडिल इनकम है, लेबर है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि उन्हें ट्रीट करना चाहिए कि ये हमारे सिटीजन्स हैं। उनकी जो भी एक तो लेबर रेगुलेशन वगैरह वो अपडेटेड सही होने चाहिए और उनको पूरा फॉलो करना चाहिए। और मतलब कि जो प्राइवेटाइज जब करें तो ये मौका होएगा कि उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट्स करें ताकि ये चीज़ें इन्फोर्स करें। देखिए ना, एक हमारे इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं किया जाता और हमारी जो एक तरह से गवर्नेंस है, जो स्टेट की कह लें आप पूरी पॉलिसीज़ हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है, जिस तरह वो ट्रीट करते हैं लोगों को, उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है कि जबकि रियासत जो है लोगों के लिए होती है, लोग रियासत के लिए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट चला दिया गया ना वो पहिया जो है वो, और वो साइकिल पता नहीं कितनी मरतबा चल चुका है कि लोग ऐसे ही समझने लगे कि शायद हम ही स्टेट के लिए बने हुए हैं। तो वो गरीब आवाम में आ जाते हैं कि बस इन्हें भी थोड़ा कुछ दे दें। हाँ। जबकि मतलब मुल्क का रैशनल ही है कि ये इन लोगों के लिए बना है, नहीं तो उन्हीं के टैक्स के पैसों से चल रही है, टैक्स बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, देखिए ना जफर साहब, क्लीशेज़ कैसे फैला दिए जाते हैं, और मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये जो है कि भी रियासत लोगों के लिए है, लोग रियासत के लिए नहीं। हमारे यहाँ हर कोई जिसे कुछ भी नहीं पता है ना, बल्कि मैंने देखा है टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, इकनॉमिक्स के टीचर्स, दूसरे टीचर्स, अच्छा बच्चे भी फिर वही सीख रहे हैं, देखें जी लोग टैक्स नहीं देते। अच्छा, मुझे भी इसी तरह एक जो आई कॉम का एक स्टूडेंट है तो मुझे कहता है जी पाकिस्तान में तो लोग टैक्स नहीं देते। मैंने कहा कि भाई अगर टैक्स नहीं देते तो ये अरबों खरबों की रियासत कैसे चल रही है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? फिर इनडायरेक्ट टैक्स तो एक ही देते हैं। हाँ, कितने टैक्स हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं ना बाहर, तभी रियासत चल रही है। बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान ये है कि जो टैक्सेबल इनकम में नहीं है उनसे टैक्स दिया जाता है, वो भी दे रहे हैं। हाँ जी, वो तो GST जो है 18%। जी जी। अच्छा, लेबर की एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटरप्राइज और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें लेबर कैप्चर होता है। वो इस तरह होता है कि हर एक के लिए, चाहे कोई बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो, उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि वो किसी चंद लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डील करे बजाय कि वो 1000 लोगों के साथ करे। तो वो उनका एक म्यूचुअल बेनिफिट का वो हो जाता है कि वो उन्हें थोड़े फेवर करते हैं। वो लेबर वाले तकरीरें तो करते हैं जैसे पॉलिटिशियन पब्लिक को करते हैं, वो अपने लेबर को करते हैं, मगर असल में वो मैनेजमेंट के साथ मिले हुए होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। लेबर कैप्चर को अवॉइड करने का जो मुझे लगता है कि मतलब कई तरीके हैं, उसमें एक बहुत जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो ये है कि एक तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि रूल्स क्या हैं, हर एक को पता होना चाहिए हर लेवल पे कि ये रूल्स हैं, ये करने हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन किसका है, ताकि लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकें। सेकेंडली
जो मैनेजमेंट है उनकी डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए लेबर से, बजाय कि वो लेबर रिप्रेजेंटेटिव पे ही रुक जाएं। अच्छा। और जो टॉप, जो मैंने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, उसमें जो सीईओ लेवल भी वो आउट ऑफ द वे जाके जितनी दफ़ा भी हो सके वो डायरेक्ट अच्छा लेबर से मिलते हैं। ठीक। उससे ये होता है कि वो जो बीच वालों को पता होता है, या लेबर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन लीडर, ये वो उन्हें भी पता होता है कि ये टॉप वाले से ये डायरेक्ट उनसे मिल बात करेंगे, वो भी इनको बता सकते हैं और वो उन्हें बता सकते हैं। उससे फिर ये लेबर कैप्चर अवॉइड हो सकता है। ठीक। मैं खुद किसी को जानता हूँ जो कि वो लेबर लीडर हैं, वो गए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थे, बल्कि तो कोई 4 तो गवर्नमेंट के घर उनके पास कब्जा, वो खुद लेबर में थे जी, मगर मतलब इसलिए वो म्यूचुअल बेनिफिट था ना, वो उनको फैसिलिटीज ऐसी देते थे, वो उनका लेबर को चुप करवा देते थे और वो कंट्रोल कर लेते। इसलिए ना इनको लेबर लीडर नहीं बल्कि लेबर लॉर्ड्स कहते हैं। जी जी, ये चीज़ें और ख़ासतौर से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट बेसिस वगैरह ये बिल्ड इन करें और ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा, तो मतलब प्राइवेटाइजेशन, मेरे ख्याल है प्राइवेटाइजेशन की ये काफ़ी कवर हो गई। अच्छा, आपने ना बड़ी ज़फर साहब एक उसूली बात से शुरू किया कि कारोबार करना हुकूमत का कारोबार नहीं है। ठीक है ना, हुकूमत को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने साथ कहा कि 2 एक्सेप्शंस हैं और वो 2 एक्सेप्शंस इसलिए ज़रूरी हैं कि बेसिक लेवल पे, बहुत शुरू के लेवल पे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो स्टेट मुहैया करे और क्वालिटी की और एक मयार की सबको मुहैया करे ना। और ये लॉस मेकिंग चीज़ें हैं ना। हाँ जी, और ये इन्वेस्टमेंट में जाएंगी ये चीज़ें ना जी, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह से स्टेट की और लोगों की एक तरह से जो उनकी बहबूद है उसके लिए है वो ना। अच्छा, मैं अब ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज बैठे, आपकी गुफ्तगू की और बड़ी आपकी गुफ्तगू बड़ी क्लैरिटी है उसमें कि चीज़ें किस तरह होनी चाहिए। और तो इसके साथ ही हम आपके साथ ही जो गुफ्तगू आज उसे कंक्लूड करते हैं और आपको हम फिर बुलाएंगे किसी और मौजू पे बात करने के लिए। और जो ज़फ़र साहब से बात हुई थी तो उसमें से मुझे यूँ लगता है, या मैं जो उसमें से अगर कोई मैसेज या कोई नतीजा अख़ज़ करना चाहूँगा तो वो नतीजा ये है कि जैसे मैंने भी वो हिंदी कहावत की बात की कि राजा व्यापारी प्रजा भिखारी, तो पाकिस्तान में हुआ यही है। जो 280 हैं वो, और फिर जो गवर्नमेंट का स्टेट का एटीट्यूड है लोगों की तरफ, कारोबारों की तरफ, कारोबारियों की तरफ, वो बिल्कुल इसी तरह का है कि ये जैसे ग़ुलाम हैं स्टेट के, ये खादिम हैं एक तरह से ना, और ये लोग रियासत के लिए, रियासत इनके लिए नहीं है। तो जैसा ये भी उसूल मैंने बयान किया कि भाई रियासत लोगों के लिए है, लोग रियासत के लिए नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ये कि वो जो व्यापारी हैं वो मिल के राजा बन चुके हैं। अब अगर व्यापारी राजा बन गए हैं तो सीधी सी बात है कि जो लोग होंगे पाकिस्तान के, जो शहरी होंगे, वो भिखारी बन जाएंगे। और यही वो बात है कि जब तक हुकूमत में आने वाले लोग, हुकूमत में रहने वाले, हुकूमत को चलाने वाले लोग कारोबार से रिलेटेड रहेंगे, कारोबार से जुड़े रहेंगे, कारोबारी होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में एसओईज़ का प्राइवेटाइज़ होना भी मुश्किल है और पाकिस्तान में कंपटीशन भी नहीं आएगा। और कंपटीशन आने से, कारोबार जो हैं उनमें कंपटीशन आने से ही लोगों को समझें एक तरह से फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी जो वीडियो है ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।